आप सभी लोगों का स्वागत है। और आइए आज हम लोग हाई स्कूल के इंग्लिश की एक पोएम पढ़ते हैं जिसका टाइटल है अमांडा। रॉबिन क्लेन साहिबा का लिखी हुई ये पोएम है। और ये जो रॉबिन क्लेन है ये ऑस्ट्रेलिया की लेखिका है। अंग्रेजी साहित्य का ये बहुत बड़ा नाम है। 28 फरवरी 1936 को इनका जन्म हुआ और ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है बच्चों के लिए किताब लिखने के लिए। तो अपनी पुस्तकों में, अपनी कहानियों में, अपनी कविताओं में रॉबिन क्लेन साहिबा बच्चों के मनोभाव का सुंदर चित्रण करती है। तो स्पेशली किसके लिए प्रसिद्ध है? बच्चों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, बच्चों के विचार और बड़ों के विचार में बड़ा डिफरेंस होता है। किसी चीज को बच्चे जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, बड़ों का देखने का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग होता है। और यही आपको हम ये भी बता दें कि ये जो हमारे आपके जीवन में बड़े लोग होते हैं, हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे भैया, हमारी बड़ी बहन, हमारे बड़े भैया, ये लोग हमारे लिए रोड लाइट की तरह होते हैं, सिग्नल लाइट की तरह होते हैं। ये जो है बताते हैं कि कब हमें क्या करना है, कब हमें क्या नहीं करना है। जब हम लोग कहीं जाते रहते हैं और सड़क पर अचानक सिग्नल लाइट रेड जल जाती है तो अपने लोगों को बहुत गुस्सा आता है, या ट्रैफिक पुलिस वाला अपने लोगों को रोक लेता है थोड़ी देर के लिए और दूसरे वाहनों को प्रवेश होने की, दूसरे दिशा से आने वाले वाहनों को प्रवेश होने की, जाने की अनुमति दे देता है। तो अपने लोग बहुत नाराज होते हैं कि हमको रोक लिया और उधर वालों को जाने दिया। तो भैया, अगर ऐसा ट्रैफिक पुलिस ना करे और ऐसा ये रेड लाइट न जले, ग्रीन लाइट न जले, जलती बुझती ना रहे, तो अपने लोगों का एक्सीडेंट हो सकता है। अपने लोग अपने जीवन से भी हाथ धो सकते हैं। ठीक जैसे अपने लोगों के जीवन को बचाने के लिए ये ट्रैफिक लाइट बहुत जरूरी है, ट्रैफिक पुलिस बहुत जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से जीवन रूपी यात्रा हम बढ़िया से अपनी यात्रा कर सके, इसके लिए ये मम्मी, पापा, भैया, दीदी ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। कभी कभी इनकी बातें अपने लोगों को बुरी तो जरूर लगती हैं, लेकिन इनकी बातें बड़ी शिक्षाप्रद होती हैं और हमारी जिंदगी के पथ के लिए ये एक पथ प्रदर्शक का काम करती हैं। यद्यपि कभी कभी अपने लोगों को भ्रम हो जाता है कि मम्मी गलत सलाह दे रही है, पापा गलत सलाह दे रहे हैं हमारे हित के लिए, तो ये है। आपको जिंदगी का उतना अनुभव नहीं है जितना आपके मम्मी पापा को है। तो कुछ ऐसी ही चीजों को लेकर के ये पोएम लिखी गई है। और यही आप लोग ध्यान रखें कि जो मम्मी पापा हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को अति से ज्यादा कंट्रोल में रखने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जे, अति तो कहीं भी अच्छी नहीं होती है। तो इन बातों का ध्यान रखें कि मम्मी पापा एक कॉशन लाइट्स की तरह होते हैं और हम लोग जो है व्हीकल की तरह हैं, सवारियों की तरह हैं। हम लोगों को हमेशा कॉशन लाइट का ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसे ही मनोभाव को लेकर के, ऐसे ही संदेश को लेकर के ये कविता लिखी गई है। अक्सर बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मेरे मम्मी पापा हमको कुछ नाजायज ही प्रताड़ित कर रहे हैं, नाजायज ही कंट्रोल में रख रहे हैं। ऐसे सभी बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रही है अमांडा। जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि पापा मेरे साथ कुछ ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं, मम्मी कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रही हैं, ज्यादा मुझे कंट्रोल में रखने का प्रयास कर रही हैं, ऐसे सभी बच्चों का प्रतिनिधित्व इस पोएम में कौन कर रहा है? अमांडा। आइए जरा पढ़े कि, और मुझे लगता है हर बच्चा ये सोचता है कि मुझे मतलब से ज्यादा कंट्रोल में रखा जा रहा है। अगर उसका कहीं जाने का मन हुआ तब जाने नहीं देंगे, उसका कुछ पहनने का मन हुआ तो हम कहेंगे ये ना पहनो, ये पहनो। मतलब हर तरह उसको हम डिस्टर्ब करते हैं। तो जो बच्चे ऐसा फील करते हैं कि मुझे जीवन के हर कदम कदम पर मम्मी पापा डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसे बच्चों का लीडरशिप कर रही है अमांडा। आइए जरा देखें, पोएम को पढ़ें और साथ साथ में हम लोग पोएट्री डिवाइस भी देखते रहेंगे। आइए क्या लिखती है रॉबिन क्लेन? पहले स्टैंजा में लिखती है कि अमांडा नाम की एक उनकी बिटिया है, एक लड़की है, वो बैठी है और मम्मी उसको कुछ हिदायतें दे रही हैं, कुछ उसको समझा रही हैं। क्या कह रही है मम्मी? मम्मी कह रही है, डोंट बाइट योर नेल अमांडा, डोंट बाइट, मत काटो, बाइट मतलब काटना, योर नेल्स अपने नाखूनों को, अमांडा अपने नाखूनों को मत काटो। तो देखिए, मुंह से, दांत से नाखून को काटना बहुत गंदी बात है, क्योंकि नाखून में बड़ी मैल जमी होती है। उसको आप दांत से काटोगे,
बाइट मतलब काटना, दांत से काटना। तो यही बात मम्मी रोक रही है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा, तुम अपने दांतों से अपने नाखूनों को मत काटो। सही हिदायत दे रही है ना मम्मी। तो यहां तक तो मम्मी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी कहती है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा, अपने दांतों से अपने नाखून को मत काटो। डोंट बाइट, मत काटो अपने दांतों से। योर नेल्स, अपने नाखूनों को। अमांडा, अमांडा, अपने दांतों से अपने नाखूनों को मत काटो। डोंट हांच योर शोल्डर्स अमांडा। आगे मम्मी कहती है अमांडा डोंट हांच, मत झुकाओ, उचकाओ। हांच का मतलब होता है बेटा उचकाना, उचका उचका करके चलना, कंधे उचकाना। तो एक गलत स्टाइल में चलते हैं ना बच्चे कुछ, तो उसी बात को मम्मी रोक रही है। ये गंदी आदतें हैं, तो मम्मी रोक रही है डोंट हांच, मत उचकाओ। योर सोल्जर्स, अपने कंधों को। सोल्जर्स, कंधे। अमांडा, 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 अपने कंधों को मत उचकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्टॉप, बंद करो। दैट, ये, स्लाउचिंग, झुक कर बैठ। स्लाउचिंग मतलब ऐसे झुक कर बैठना, कंधे झुका करके बैठना। तो माँ कहती है, मम्मी कहती है अमांडा इस तरह से कंधे झुकाकर मत बैठो। स्लाउचिंग, झुक करके बैठना। तो मम्मी कह रही है कि हे अमांडा, तो इस तरह से झुककर मत बैठ। सिट अप स्ट्रेट, सिट अप, बैठो स्ट्रेट, सीधा। अमांडा सीधा बैठो। अगर हम टेढ़े बैठेंगे, झुक करके बैठेंगे, तो फिर हमारे कमर की जो हड्डी है वो टेढ़ी हो जाएगी, हम जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। सही हिदायत दे रही है मम्मी, लेकिन बच्चों को तो बुरा लग जाता है ना। मम्मी कहती है स्टॉप दैट स्लाउचिंग, इस तरह से झुककर मत बैठो अमांडा। सिट अप स्ट्रेट अमांडा, अमांडा सीधे बैठो। इस तरह से मम्मी अमांडा को कुछ गंदी आदतों से रोक रही है। लेकिन अमांडा को ये बात अच्छी नहीं लग रही है। तो ब्रैकेट में जो दिया जा रहा है, देखो ये बात तो मम्मी बोल रही है, लेकिन जो ब्रैकेट में दिया जा रहा है उसको अमांडा सोच रही है कि गजब मेरी मम्मी है। अच्छा, मम्मी पापा भी कुछ विचित्र होते भी हैं। अगर आप घर में अच्छा कपड़ा पहन करके बैठ जाओ तो पापा कहते लो दूल्हा बनकर बैठे हो, कहीं जा रहे हो क्या? और अगर थोड़ा खराब कपड़ा पहन लो तो कहेंगे फटीचर बन के बैठे हो क्या? अब ना अच्छा कपड़ा पहनने में भलाई है, ना खराब कपड़ा पहनने में भलाई। कभी कभी ये मम्मी पापा अति करते भी हैं, लेकिन यहां मम्मी बिल्कुल ठीक है। कह रही है अपने दांतों से नाखून मत काटो, अपने सोल्जर को उचकाओ मत, अपने कंधों को उचकाओ मत, और झुक करके मत बैठो, सीधा बैठो। लेकिन अमांडा को अच्छा नहीं लगा। अमांडा क्या सोच रही है? अमांडा जो ब्रैकेट में दिया गया है, अमांडा सोच रही है, कल्पना कर रही है। देयर इज ए लैंग्वेज, यहां एक विचित्र सी शांति है। लैंग्वेज मतलब शांति। यहां गजब की शांति है। एमराल्ड सी, और एमराल्ड होता है एक प्रकार का रत्न, हरा हरा। एमराल्ड सी, एक और सी मतलब समुद्र, हरे हरे रंग का समुद्र है। गजब की शांति है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट, वेयर जहां सोल अकेली, इनहेबिटेंट निवासी, इज मी केवल मैं हूं। तो ये अमांडा सोच रही है कि कहीं दूर हरा हरा समुद्र होगा, हरा हरा समुद्र होगा, वहां गजब की शांति होगी, और वहां मैं अकेली रहूंगी। सोल, कोई डांटने वाला नहीं होगा। सोल इनहेबिटेंट, वहां की निवासी अकेली मैं होंगी। अब मरमेड, मैं एक जल परी होंगी। मरमेड का आशय होता है बेटा जल परी, जिसका नीचे का हिस्सा तो मछली जैसा होता है और ऊपर का हिस्सा मनुष्य जैसा होता है, लड़की जैसा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं जल परी। तो अमांडा सोच रही है कि मैं जल परी बनूंगी और अथाह समुद्र में, हरे हरे समुद्र में ड्रिफ्टिंग, तैरूंगी, ब्लिसफुली, आनंद पूर्वक, ब्लिसफुली खुशी पूर्वक, खुशी खुशी उछलती हुई, प्रसन्नता पूर्वक मैं उसी अनंत महासागर में, हरे हरे अनंत महासागर में, शांत महासागर में मैं तैरूंगी। तो मतलब मम्मी तो डांट रही है, थोड़ा हिदायत दे रही है, और ये बैठे बैठे सोच रही है कि ये मम्मी की डांट ठीक नहीं है कि मैं रहूंगी किसी शांत हरे हरे समुद्र में, तैरूंगी, जल परी बनूंगी और वहीं मस्ती करूंगी, अकेली रहूंगी, वहां कोई डांटने वाला, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। तो ब्रैकेट वाली बात कौन सोच रहा है? ब्रैकेट वाली बात अमांडा सोच रही है। और जो पैराग्राफ दिया गया है उसको मम्मी जो है समझा रही हैं अमांडा को, थोड़ा फटकार करके। तो आइए
अपने लोग देख लें कि साथ साथ देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा कि पहले पैराग्राफ में कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस है। तो देखो बेटा, पहले तो इसको हम लोग देख लें कि इसमें राइमिंग स्कीम क्या है, जो बहुत पूछी जाती है। राइमिंग स्कीम का क्या मतलब होता है? राइमिंग स्कीम का मतलब होता है कि पंक्तियां कैसे सजाई गई हैं। पंक्ति का जो अंतिम अक्षर है वो एक जैसा आ रहा है तो राइमिंग स्कीम है, और अगर नहीं आ रहा है तो मान लीजिए कि राइमिंग स्कीम नहीं है, फिर वो कविता जो है फ्री वर्स में लिखी गई है। तो आइए अपने लोग देखें कि ये राइमिंग स्कीम इसमें कुछ है। देखें, पहली लाइन अमांडा, दूसरी लाइन अमांडा, हाँ दोनों में अमांडा आ रहा है। तीसरी लाइन स्ट्रेट नहीं मिल रहा है। चौथी लाइन अमांडा, हाँ मिल रहा है। तो बताइए इसको कौन सा राइमिंग स्कीम देंगे? अमांडा को देंगे ए, फिर अमांडा को ए, फिर स्ट्रेट को बी और अमांडा को ए। तो बताइए पैराग्राफ में कौन सी राइमिंग स्कीम है? ए ए बी ए, ए बी ए। और जो ब्रैकेट में दिया गया है जरा उसको देखिए, सी मी एक जैसा निकल रहा है ना, तो और फुली बिलिस फुली, तो तीनों एक जैसा निकल रहा है। तो अगर इसको एक ही पैराग्राफ में हम मान ले पहले में, तो फिर इसको दीजिए सी, क्योंकि ए सी मी फुली ये ऊपर तो किसी से मिल नहीं रहा है, तो सी को सी से डिनोट करिए, मी को सी से और बिलिस फुली को भी सी से, क्योंकि एक जैसे निकल रहे हैं। तो बताइए पूरा ब्रैकेट ले करके इस पोएम में कौन सा राइमिंग स्कीम जाएगा? ए बी ए सी सी सी। तो ये हो गई इसकी राइमिंग स्कीम। अब जरा देखें हम लोग और कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यूज किए गए हैं। देखो बेटा, एक तो दिया गया है डोंट बाइट डोंट हंच, दो लाइनें एक ही शब्द से शुरू हो रही हैं। तो अंग्रेजी साहित्य में अगर दो लाइनें एक ही शब्द से शुरू हो तो वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? वहां पर भैया पोएटिक डिवाइस होता है एनाफोरा। अगर एक ही शब्द से दो लाइनें या दो से अधिक लाइनें शुरू हो तो कौन सा पोएटिक डिवाइस जाएगा? एनाफोरा। तो डोंट बाइट डोंट हंच कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? एनाफोरा। और ध्यान रखें कि एक तीसरी लाइन देखें आप, स्टॉप दैट स्लाउचिंग शिप, बार बार सा सा आ रहा है ना, तो ये शब्दों का पहला अक्षर अगर एक जैसा उच्चारण निकले तो बताइए कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? बिल्कुल एलिट्रेशन, हिंदी का अनुप्रास। तो स्टॉप स्लाउच सिट सा सा आ रहा है ना, तो यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? एलिट्रेशन या हिंदी साहित्य का अनुप्रास। और एक बात ध्यान रखें, बार बार अमांडा आ रहा है, अमांडा अमांडा अमांडा, तो जहां बार बार एक ही किसी की आवृत्ति हो एक शब्द की, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है बेटा इंग्लिश साहित्य में? रिपीटिशन। तो अमांडा अमांडा अमांडा, यहां कौन सा पोएटिक डिवाइस है? रिपीटिशन। अब आए ब्रैकेट वाले को जरा देखें, ब्रैकेट वाले को जरा देखें, इसमें देखें एक तो ये जो क्या नाम है इसका, अमांडा, ये सोच रही है कि मैं एक मरमेड हूं, मतलब मैं एक जल परी हूं। तो मैं एक जल परी हूं। भैया ध्यान रखना 10 वाले कि जहां पर किसी का नाम लेकर के किसी से कोई तुलना की जाए, नाम लेकर के, यहां अमांडा अपनी तुलना किससे कर रही है? जल परी से। तो बेटा यहां पर जो पोएटिक डिवाइस होता है कि किसी के नाम से कोई तुलना की जाए तो होता है बेटा अलूजन। कौन सा पोएटिक डिवाइस? अलूजन। और इस ब्रैकेट वाले में और कौन सा पोएटिक डिवाइस है? इमेजरी, क्योंकि बैठे बैठे वो कल्पना कर रही है, एक इमेज बना रही है कि मैं जल परी हूं, समुद्र में हरा हरा पानी है और मैं जल परी हूं, शांति है, मैं उसी में तैर रही हूं। तो एक कल्पना है। तो कौन सा पोएटिक डिवाइस जाएगा अगर कल्पना की जा रही है? इमेजरी। और ध्यान रखें कि यहां जो है मेटाफर भी है। कैसे मेटाफर है? मेटाफर मतलब हिंदी का रूपक, जहां बिना लाइक या एज जैसे शब्द प्रयोग किए दो चीजों की तुलना की जाए। तो जैसे एमराल्ड सी, तो यहां समुद्र की तुलना सीधे, एमराल्ड एक प्रकार का रत्न है, एक प्रकार का हरे रंग का रत्न है, लेकिन उसकी तुलना समुद्र से की जा रही है और बीच में लाइक और एज जैसे शब्द नहीं आ रहे हैं। तो अगर एज और लाइक जैसे शब्द आ जाते तो सिमिली हो जाता, लेकिन एज और लाइक जैसे शब्द नहीं आ रहे हैं तो मेटाफर हो गया। तो यहां पर एमराल्ड सी मतलब सीधा बता दिया जा रहा है कि समुद्र वो हरा हरा ही है, उसी रत्न की तरह।
तो यहां पर मेटाफर हो गया। तो इस प्रकार से पहले पैराग्राफ में ये पोएटिक डिवाइस हो गए, राइमिंग स्कीम भी हो गई और पोएटिक डिवाइस भी हो गया। तो आइए अब हम लोग दूसरा पैराग्राफ देखें। आइए देखें कि दूसरे पैराग्राफ में मम्मी अमांडा को क्या हिदायत दे रही हैं। मम्मी क्या कहते हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, फिनिश कर लिया, समाप्त कर लिया? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? अमांडा क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया? रूम कमरा, टाइडी साफ करना। अमांडा क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया? अमांडा क्या तुमने होमवर्क पूरा कर लिया? आई थॉट आई टोल्ड यू, मैं सोचती हूं कि मैंने तुमको बताया है। तो क्लीन, साफ करने के लिए योर शूज, अपना जूता। अमांडा अमांडा मैं सोचती हूं कि मैंने तुमको जूता साफ करने के लिए बता दिया है कि अपना जूता तुम साफ कर लेना। अब मम्मी ने इतनी बात कह डाली काम करने के लिए कि तुमने होमवर्क किया, कमरा साफ किया और मुझे लगता है कि मैंने जूता साफ करने के लिए बोल दिया है। अमांडा ये सब कर लिया है, तुमने किया है। अब जब इतनी बात अमांडा को मम्मी ने कहा तो अमांडा एकदम परेशान कि मम्मी मुझसे कमरा भी साफ करवाएंगी, जूता भी साफ करवाएंगी। ये कैसी मम्मी है? मम्मी तो अच्छी है कि जो कमरा भी साफ कर दे, जूता भी साफ कर दे, आपका कपड़ा भी साफ कर दे, समय समय पर आपका होमवर्क भी कहें कि लाओ बिटिया मैं कर दूं, और आपको समय समय पर चाय देती रहें, नाश्ता देती रहें, कॉफी देती रहें, सब आपको मिलता रहे तो अच्छी मम्मी है। अगर काम करने को कह दे तो बुरी मम्मी है। तो अमांडा सोच रही है कि कैसी विचित्र मम्मी है, कुछ नहीं करेंगी, सब मुझे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है मुझे प्यार ही नहीं करती है मम्मी। तो अमांडा अपने मन में सोच रही है बैठे बैठे कि आई एम एन ऑर्फन, मैं एकदम अनाथ हूं। ऑर्फन मतलब अनाथ, न मेरे पास मम्मी है न पापा है, मैं एक अनाथ लड़की हूं। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग मतलब भटकना, स्ट्रीट मतलब गली। मैं एक अनाथ लड़की हूं और मैं गली में भटक रही हूं। और आई पैटर्न, मैं बना रही हूं सॉफ्ट डस्ट, सॉफ्ट का मतलब कोमल और डस्ट का मतलब धूल, कोमल धूल से। विद माई हर्ष, अपने हर्ष मतलब बेटा शांत, और बेर मतलब नंगा, फीट मतलब पैर। अपने नंगे और शांत पैरों से मैं कोमल कोमल धूल पर आकृति बना रही हूं। आई पैटर्न, मैं कोई नमूना बना रही हूं सॉफ्ट डस्ट पर। विद माई हर्ष, अपने शांत और बेयर फीट और नंगे पैर से। तो जैसा अपने लोग बचपन में कहीं धूल रहती है तो उस पर अंगुली से, हाथ की अंगुली से, पैर की अंगुली से कोई आकृति अनजाने में या जानबूझकर बनाने नहीं लगते हैं। तो वही बात अमांडा कह रही है कि मैं एकदम अनाथ लड़की हूं, मैं गली में घूम रही हूं, मैं कोमल कोमल सॉफ्ट डस्ट पर अपने नंगे और शांत पैर से कोई आकृति बना रही हूं। द साइलेंस इज गोल्डन, शांति सुनहरी है। साइलेंस मतलब शांत, गोल्डन सुनहरी, शांत सुनहरी है। द फ्रीडम इज स्वीट, और आजादी बहुत मधुर है। स्वीट मतलब मधुर, फ्रीडम मतलब आजादी। तो वहां की आजादी बड़ी मधुर है और वहां की शांति बड़ी सुनहरी है। तो ये बैठे बैठे अपने कल्पना लोक में खोई है और मम्मी कह रही है कमरा साफ हुआ, जूता साफ हुआ, होमवर्क पूरा हुआ, और ये कल्पना लोक में खोई है। तो ये दूसरा पैराग्राफ रहा। अब दूसरे पैराग्राफ में आइए हम लोग देख लें कि कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस रॉबिन क्लेन ने यूज किया है। तो देखें, पहले तो हम लोग देख लें इसकी राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम क्या है? अमांडा अमांडा एक जैसा है तो ए, सूज अलग है, निकल रहा है उच्चारण तो बी, अमांडा फिर निकल रहा है तो ए। तो पैराग्राफ का क्या हो गया? ए बी ए। और आए अब ब्रैकेट वाले हिस्से को देखें तो स्ट्रीट, फीट, स्वीट सब एक जैसा निकल रहा है तो सबको दे देंगे हम लोग सी। तो पूरे का जो है क्या हो जाएगा राइमिंग स्कीम? ए बी ए सी। ये रही राइमिंग स्कीम। अब आइए इसके जरा पोएटिक डिवाइस को हम लोग और देख लें कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस है। तो देखिए, पहली लाइन में है डिड यू और दूसरे लाइन में भी है डिड यू। अभी पीछे मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी साहित्य में अगर एक ही शब्द से दो लाइनें शुरू होती हैं तो बेटा कौन सा पोएटिक डिवाइस जाएगा? बिल्कुल एनाफोरा। अगर एक ही शब्द से दो या दो से अधिक लाइन शुरू हो
तो कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? एनाफोरा। तो डिड यू एनाफोरा। और अमांडा 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 कई बार आ रहा है तो रिपीटिशन हो गया। और ध्यान दें जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है इसमें अमांडा क्या कर रही है? इसमें अमांडा कल्पना कर रही है, एक इमेज क्रिएट कर रही है ना कि मैं ऐसे रहूंगी, मैं अनाथ हूं। तो यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है? इमेजरी है। और नीचे वाली लाइन में देखें, साइलेंस इज गोल्ड, जो गोल्डन, साइलेंस इज गोल्डन, शांति जो है वो सुनहरी है। ये नहीं कहा जा रहा है कि शांति सुनहरी जैसी है। फ्रीडम इज स्वीट, ये नहीं कहा जा रहा है कि आजादी मधुरता जैसी है, सीधा तुलना की जा रही है। तो अंग्रेजी साहित्य में जहां सीधा तुलना की जाए तो वहां पर कौन सा, और लाइक और ए जैसे शब्द उपयोग में ना लाए जाएं, तो बताइए कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? बिल्कुल मेटाफर। तो साइलेंस इज गोल्डन, मेटाफर। फ्रीडम इज स्वीट, मेटाफर। तो यहां मेटाफर हो गया बेटा। और आइए अब हम लोग तीसरा पैराग्राफ देखें। तीसरे पैराग्राफ में देखें कि मम्मी अमांडा को क्या क्या हिदायत दे रही है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। मम्मी कहती है अरे अमांडा ये चॉकलेट मत खा, ईट खाना, चॉकलेट। अरे अमांडा ये चॉकलेट मत खा। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। अरे अमांडा अपने मुहासे को तो याद कर। एक्ने कहां से होता है बेटा? मुहासा, जो कील मुहासे निकलते हैं मुंह पर, तो ये चॉकलेट वगैरह खाने से ज्यादा निकलते हैं। तो मम्मी कह रही है कि अमांडा चॉकलेट मत खाओ, अपने मुहासों को तो याद करो। और आगे, विल यू प्लीज लुक एट मी। क्या तुम मुझे देखोगी? क्या तुम मेरी ओर ध्यान दोगी? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूं, जब मैं तुमसे बात कर रही हूं तो तुम मेरी ओर देखोगी। क्योंकि जब मम्मी अमांडा से बात कर रही है, ये सब हिदायतें दे रही है, तो अमांडा दूसरी ओर मुंह की है, क्योंकि वो तो कल्पना लोक में खोई है कि मैं वहां रहूंगी, मैं अनाथ हूं, ऐसा वैसा। तो तरह तरह की कल्पनाएं कर रही है, मम्मी की ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। तो मम्मी कह रही है कि क्या तुम मेरी ओर ध्यान दोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूं? और अमांडा क्या तुम मेरी ओर ध्यान दोगी जब मैं व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूं? तो अब तो चॉकलेट खाने पर भी रोक लग रहा है। अब बच्चों को चॉकलेट, टॉफी, बिस्किट भले नुकसानदायक हो, कुरकुरे ये ज्यादा पसंद है। इसको जो खाने को रोक दे बड़ा भारी दुश्मन, और जो ला ला करके दे वो प्यारा दोस्त। तो मम्मी ये सब रोक रही है। अब तो एकदम अमांडा परेशान, कह रही है कि ये कैसी मम्मी है। अब वो सोच रही है, आई एम रपंजल, मैं रपंजल हूं। रपंजल एक पात्र है और रपंजल बड़ी खूबसूरत है। एक मीनार पर रहती है, एक टावर पर रहती है शांति में। उसके बाल बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बाल हैं कि वो टावर के ऊपर से अपना बाल गिरा देती है तो उसका प्रेमी उसी बाल को पकड़ करके उससे मिलने चला जाता है। तो अब किसकी कल्पना कर रही है कि मैं कौन हूं? मैं हूं रपंजल, मैं रपंजल हूं। आई हैव नॉट केयर, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मम्मी चाहे जो कहे, मुझे कोई परवाह नहीं है, कहने दीजिए। मैं रपंजल हूं, मैं रपंजल बन गई हूं। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल, टावर वाली जिंदगी बड़ी शांतिपूर्ण है। देखिए इस पाठ की एक खासियत यह है कि इसमें शांत की आपको कई अंग्रेजी मिल रही है। शांत की कई अंग्रेजी आपको इस पाठ में मिल रही है। अब ट्रैंक्विल का मतलब भी शांत। तो लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल, ये जो टावर की जिंदगी है ये बड़ी शांत है। एंड रेयर, और बड़ी दुर्लभ है। तो चूंकि रपंजल कहाँ रहती थी? टावर में रहती थी। और अमांडा भी कहाँ रहेगी? कैसी कल्पना कर रही है? मैं रपंजल हूं, मैं भी टावर में रहूंगी। तो वहां की जिंदगी बड़ी शांत है, टावर वाली, मीनार वाली, और बड़ी दुर्लभ है। आई शैल सर्टनली नेवर लेट, मैं निश्चित रूप से नहीं अनुमति दूंगी डाउन, गिराने की, माई ब्राइट हेयर, अपने चमकीले बाल। लेकिन मैं टावर में तो रहूंगी, मगर रपंजल की तरह मैं अपने बाल नीचे नहीं गिराऊंगी। मैंने आपको बताया ना, अपने बाल नीचे कर देती थी तो उसका प्रेमी जो है उसे बाल को पकड़ करके, ऐसा कहा जाता है कि ऊपर चढ़ जाता था, उससे मिल करके आता था। तो ये कह रही है अमांडा कि मैं रपंजल की तरह बाल नीचे नहीं गिराऊंगी, मैं शांति में रहूंगी, वहां कोई ना आए, और अपने बाल में नीचे नहीं गिराऊंगी। तो इस प्रकार से ये रहा ये वाला पैराग्राफ। तो आइए हम लोग देखें कि इस पैराग्राफ में कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस है। तो देखिए भैया,
इस पैराग्राफ में। तो आइए अब इस पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम अपने लोग देख लें। देखिए कौन सा राइमिंग स्कीम कवियत्री ने सेट किया है। तो पहली लाइन अमांडा, दूसरी लाइन अमांडा ए, तीसरी लाइन यू, तो ए से अलग हो गया बी, और चौथी लाइन फिर अमांडा। तो जो मम्मी ने कहा है, मतलब जो पैराग्राफ है उसका जो स्टेंजा है उसमें राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी ए। और आइए अब जरा जो ये अमांडा सोच रही है, ब्रैकेट में जो है उसको देखें, केयर है, रेयर है, हेयर है, तो सब एक जैसा निकल रहा है ना। तो इसका राइमिंग स्कीम एक जैसा हो जाएगा, सी सी सी। तो पूरे स्टेंजा का जो है राइमिंग स्कीम भैया क्या हो जाएगा, ए बी ए सी सी सी। तो ये हो गई इसकी राइमिंग स्कीम। अब जरा हम लोग देख ले कि जो है इसमें पोएटिक डिवाइस कौन कौन सा है। तो देखें अमांडा कई बार आया है, रिपीटिशन हो गया, और इसमें जो मम्मी ने कहा है, और फिर जो ब्रैकेट में है, मतलब जो अमांडा कल्पना कर रही है, तो कल्पना कर रही है, एक इमेज बना रही है, तो इमेजरी तो हो ही गया। और भैया एक बात ध्यान रखें कि अभी पीछे भी मैंने बताया कि अगर किसी का नाम लेकर के कोई तुलना की जाए तो वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, हाँ निश्चित रूप से वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है बेटा अलूजन। तो यहाँ किसका नाम लेकर के अमांडा अपनी तुलना कर रही है, रपंजल। जैसे उसमें मरमेड बनी थी, जलपरी बनी थी, वैसे यहां बन रही है रपंजल। तो कौन सा पोएटिक डिवाइस हो जाएगा, अलूजन, क्योंकि नाम से अपनी तुलना कर रही है, किसी पात्र से, किसी नाम से, स्पेशल से अपनी तुलना कर रही है, इसलिए अलूजन। बाकी तो कोई खास पोएटिक डिवाइस इसमें नहीं दिख रहा है। अब आइए अंतिम पैराग्राफ हम लोग देखें कि क्या कह रही है मम्मी कह रही है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। स्टॉप, एकदम बंद करो। सल्किंग का मतलब होता है मुंह फुलाकर बैठना, मतलब नाराज। एट वंस, तुरंत। अमांडा, मम्मी कह रही है, अरे अमांडा अब तू मुंह फुलाकर बैठना बंद कर, जो तू गुस्से में है, नाराज है, इसको तुरंत बंद करो। मतलब मम्मी ने जब इतना डांटा तो अमांडा का मुंह फूल गया। मुंह फूलने का मतलब थोड़ा गुस्सा गई। तो मम्मी कह रही है कि अब ये गुस्सा खत्म कर, अपना मुंह फुला करके मत बैठो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा रहती हो, यू आर ऑलवेज, तुम हमेशा रहती हो, सो मूडी, इतनी मूडी का मतलब होता है बेटा जो क्षण अपने विचार को बदलता रहे, चिड़चिड़े स्वभाव वाला। मतलब अभी ये भाव है, अभी दूसरा भाव आ जाए हमारे मन में, जिसकी मति स्थिर ना हो, अस्थिर मति वाला, उसको बोलते हैं मूडी। तो कहा कि तुम हमेशा मूडी रहती हो। फिलहाल यहाँ तो इसका मतलब हो सकता है हमेशा तुम नाराज ही रहती हो, हमेशा मुंह फुला करके बैठी रहती हो। अमांडा तुम कभी खुश दिखती ही नहीं हो, और तुरंत ये मुंह फुलाकर बैठना बंद करो, ये नाराज होकर बैठना बंद करो। एनीवन वुड थिंक, अगर कोई आ गया अभी घर में तो एनीवन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा, एनीवन कोई वुड थिंक सोचेगा, दैट आई नाइट यू, कि मैंने तुमको डांटा है। नेट का मतलब होता है बेटा डांटना। तो मम्मी ने डांटा भी है, फटकारा भी है, और ये भी कह रही है कि कोई देखेगा तो ये सोचेगा कि मैंने तुमको डांटा है, और जबकि मैं तो केवल समझा रही हूं, मैं डांट थोड़े रही हूं, और तुमने ऐसे मुंह फुला लिया है मानो तुमको मैंने डांटा है। तुरंत खुश हो जाओ, नाराज होना बंद करो, ताकि कोई ये ना समझे कि मैंने तुमको डांटा है। अमांडा तुरंत तुम खुश हो जाओ, और ये मुंह फुला करके मत बैठो, इतनी तुम तो हमेशा मूडी रहती हो अमांडा, और कोई भी देखेगा तो सोचेगा कि मैंने तुमको डांटा है। तो ये रहा अंतिम पैराग्राफ। अब आइए अंतिम पैराग्राफ में हम लोग मतलब देखिए इसमें मम्मी डांट भी रही है, और ये भी दिखा रही कोई जानने भी ना पाए कि हम डांट रहे हैं। मम्मी बच्चों को डांटती भी है, और ये भी दर्शाती हैं, ये भी दिखाने का प्रयास करती हैं कि मैं डांटती नहीं हूं, केवल समझाती हूं। तो कुल मिलाकर के इसको चाहे डांटने के संदर्भ में ले लीजिए पूरा पाठ, और चाहे समझाने के संदर्भ में ले लीजिए। मैंने आपको बताया ही है कि मम्मी वगैरह जो सलाह देते हैं, जो अपने लोगों को हिदायत देते हैं, ये बिल्कुल कॉशन लाइट की तरह होते हैं, जो हमें दुर्घटनाओं से बचाते हैं। तो बड़ा ही संदेश परक पाठ है ये। आइए देखें कि अंतिम पैराग्राफ में कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस है।
पहले तो हम देख लेंगे इसकी राइमिंग स्कीम। अमांडा, अमांडा ए यू, नहीं मिल रहा है बी, फिर अमांडा ए, तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी? ए बी ए। और पहली ही लाइन देखें आप कि स्टॉप सल्किंग, तो सा आ रहा है ना, तो जहां पर एक ही शब्द की जो है अक्षर की पुनरावृत्ति हो उच्चारण में, तो वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस जाएगा? एलिट्रेशन हो सकता है, सल्किंग, स्टॉप। बाकी और तो कोई खास पोएटिक डिवाइस इसमें नहीं दिख रहा है। राइमिंग स्कीम हो ही गई। खूबसूरत सी प्रेरणाप्रद जो है ये पोएम रही अमांडा, रॉबिन क्लेन साहिबा की लिखी हुई। कहाँ की कवियत्री है ये? ऑस्ट्रेलिया की। बहुत बड़ा नाम है, बच्चों के लिए विशेष रूप से लिखते हैं। तो बेटा ये पाठ रहा। अगले पाठ के साथ, अगली पोएम के साथ हम आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे।